नमस्कार, मैं रमेश साहू राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण। अब पर्यावरण से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष लाया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 1986 तो नहीं होगा। 1986 में क्या हुआ था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1972 में लाया गया था। 1980 में क्या लाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर देखिए वन्य जीव संरक्षण अलग चीजें हैं और वन संरक्षण अलग चीजें हैं। वन्य जीव संरक्षण में उनमें जो जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है और वन संरक्षण में उस वन का ही संरक्षण किया जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए 1981 में क्या हुआ था? तो 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1981 में। तो वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सुमेलित चीजें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ओजोन परत और ओजोन परत का संबंध क्लोरोफॉर्म से है क्या? है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है। ठीक है, सबसे ज्यादा ओजोन किसके कारण क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरो। तो ये तो इससे संबंधित है, तो ये तो इसका करेक्ट है। अम्लीय वर्षा देखो, अम्लीय वर्षा नाइट्रिक एसिड के कारण होता है, ये भी करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए प्रक्षेपास्त्र ईंधन मिट्टी का तेल, ये गलत है, क्योंकि प्रक्षेपास्त्र रॉकेट ईंधन में या फिर मिसाइल ईंधन में मिट्टी का तेल प्रयोग नहीं किया जाता। वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत हो गया। तो हमको क्या पूछा गया है? सही नहीं है पूछा गया है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषण संकेतक पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पादप है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रदूषण संकेतक पादप क्या होता है? लाइकेन होता है, लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन के बारे में याद रखिए, लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल, कवक व शैवाल का सहजीवी रूप होता है। कवक और शैवाल जब एक साथ मिलकर रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और ये लाइकेन क्या होता है? तो याद रखना, ये आपका प्रदूषण संकेतक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? प्रदूषण संकेतक के रूप में कैसे काम करता है? तो याद रखिए, ये वायु में कितना SO2 है, वायु में कितना सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये उसकी मात्रा को बताता है। ठीक है, देखो जहां पर क्या होता है, ऐसे लाइकेन के पौधे उगे हुए हैं और ये इन्वायरमेंट में याद रखना SO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई? बढ़ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक ही मुरझुरा जाते हैं। तो वहां से लाइकेन को मुरझुराता हुआ देख पता चल जाता है कि उस इन्वायरमेंट में क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। मतलब ये क्या कर रहा है? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को संकेत कर रहा है, इसीलिए इसको प्रदूषण संकेतक कहते हैं। चलिए और लाइकेन के बारे में याद रखिए, लाइकेन का हम लोग प्रयोग करते हैं मिर्गी के इलाज में। जो मिर्गी रोग होती है उसके इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेन के पौधे का इलाज किया जाता है। और याद रखिए लाइकेन के बारे में, लाइकेन से हम लोग क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर बनाते हैं, पेपर। तो लिटमस पेपर भी किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में? लाइकेन के बारे में, इसको याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लाइकेन हो जाएगा, शैवाल नहीं होगा। ठीक है, शैवाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। शैवाल क्या है? तो इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं।
इसके स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक की स्टडी को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पर देखिए, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अम्ल दिया गया है, कौन सा पेयर है जो अम्लीय वर्षा में होता है? तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड और एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर देखते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो समझो अम्लीय वर्षा के बारे में। ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है? हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। और पृथ्वी में क्या होते हैं? पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है। पृथ्वी के ऊपर में यहाँ पर क्या होते हैं? वायुमंडल होता है। इसके ऊपरी सतह ऐसे पूरा किसका होता है? वायुमंडल होते हैं। और वायुमंडल में क्या होते हैं? बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो इसमें क्या होती है? इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके ऊपर में यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं बादल। तो जब क्या होता है? मानसून की पहली वर्षा होती है, मानसून का पहला बारिश आता है, तो क्या होता है? यहाँ पे देखो, इधर साइड से मानसून आया, इधर से मानसून आया, दोनों क्या होगा? यहाँ पे संघनित होगा। यहाँ पे क्या होगा? संघनित। तो जब ये संघनित होंगे तो इनके संघनन के प्रोसेस से क्या होगा? इनके संघनन से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्षा होगी। इनके संघनन से क्या होगा? वर्षा होगी। और वर्षा में क्या गिरेंगे? तो यहाँ पर H2O पानी गिरेगा। ये पानी क्या होता है? ये शुद्ध जल होता है। ये क्या होता है? शुद्ध जल। वर्षा का पानी क्या होता है? शुद्ध पानी होता है। इसका pH वैल्यू कितना होता है? इसका pH वैल्यू होता है 7, ठीक है। वर्षा का पानी शुद्ध जल होता है, pH वैल्यू 7। उसमें अशुद्धि मिल जाती है तो क्या होता है? इसका pH वैल्यू कम हो जाता है। अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या है? उपस्थित है सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित है। ये क्या करेगा? ये जल इन दोनों से क्रिया करेगा और इनसे क्रिया करके क्या बना लेगा? तो याद रखना, यहाँ पे इनके क्रिया से बना लेगा ये H2SO4 बना लेगा और इनके क्रिया से क्या बना लेगा? HNO3 बना लेगा। और इन्हीं दोनों को H2SO4 को और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। इसी को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में क्या होते हैं? तो यहाँ से देखो, अब कितना सारा क्वेश्चन पूछेगा आपको। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसेस होती है पूछेगा। तो याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड रहते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल रहती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है और नाइट्रिक अम्ल रहता है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे अम्लीय वर्षा से। याद रखना, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। ताजमहल का जो, ठीक है, कलर वो डल होते जा रहा है। ताजमहल का वो किसके कारण होते जा रहा है? ताजमहल का जो कलर है वो अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते जा रहा है? डल पड़ते जा रहा है। तो याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अम्लीय वर्षा से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैव विविधता परिवर्तन भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, भूमध्य रेखा की ओर घटता है, पृथ्वी भर में अपरिवर्तित रहता है, ध्रुवों की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये क्या होता है? तो देखिए, जैव विविधता से आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, जैव विविधता क्या होती है? तो याद रखना, जीवों में जो विविधता होती है, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है, एक समुदाय का जीव दूसरे समुदाय के जीव से भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस? तो याद रखिए 22 मई को बनाते हैं। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। उसके बाद याद रखिए, जैव विविधता वर्ष, यूएनओ द्वारा जैव विविधता वर्ष किसको घोषित किया गया था? तो 2010 को क्या घोषित किया गया था? यूएनओ द्वारा जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। इस वर्ष में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखी गई। तीसरा देखिए, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। जैव विविधता दशक किसको घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक याद रखना, 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जैव विविधता के बारे में पूछेगा। अब देखिए, जो जैव विविधता होती है वो कहाँ पर बढ़ती है? तो ये हमारा पृथ्वी है, समझो ये पृथ्वी है और इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
भूमध्य रेखा, ये हमारा पृथ्वी का भूमध्य रेखा है। तो याद रखो, और ये क्या है, ये ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है और ये क्या है, ध्रुव है। तो याद रखना यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर की तरफ और 10 डिग्री नीचे की तरफ। तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर ध्रुव की तरफ जाएंगे, 10 डिग्री नीचे ध्रुव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, सर्वाधिक जैव विविधता हमको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। क्लियर है? तो याद रखना ध्रुव से हम लोग कहाँ पर आएंगे, भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, ध्रुव से यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता बढ़ते जाएगी। जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आएंगे तो जैव विविधता क्या होगी, कम होगी। तो वहां पे पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है भूमध्य रेखा की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही पर इसका क्या हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है। ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थलीय घास पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों की खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है, तो इसको देखिए। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, स्थलीय घास का मैदान बोला है। तो स्थलीय घास के मैदान में क्या होता है, तो देखो ये समझो घास का मैदान है, ये घास का मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे घास है। तो घास के मैदान में उत्पादक क्या होता है, तो उत्पादक होता है घास। घास के मैदान में उत्पादक उसको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक किसको बोलते हैं, स्वयं। तो यहाँ पे याद रखिए, ये जो घास है ये क्या करेंगे, सनलाइट की उपस्थिति में क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं निर्माण करेगा। तो उत्पादक तो यहाँ पर क्या होंगे, घास होंगे। अब इस घास को कौन खाएगा, तो याद रखना यहाँ पर टिड्डे होंगे। ठीक है, घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। घास को कौन खाएगा, टिड्डा। तो टिड्डा को क्या बोलते हैं, टिड्डा को प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। टिड्डा को क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे इसको। ये उत्पादक नहीं है। अब ये उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, उपभोक्ता बोलते हैं, उपभोक्ता किसको, टिड्डा को बोलते हैं। अब ये टिड्डा को कौन खाएगा, तो याद रखना टिड्डा को कौन खाता है, तो इसको खाता है मेंढक। टिड्डा को कौन खाएगा, मेंढक खाता है। तो मेंढक क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। भोक्ता कौन हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा। उसके बाद इस मेंढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। तो ये सांप क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, सांप क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। तो देखो उत्पादक हो गया घास, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, सांप। तो ये इसका सही क्रम है, ये इसके घास के मैदान का, ठीक है, जो ऊर्जा प्रवाह होता है उसका सही क्रम है। तो किसमें ऐसा दिख रहा है, देखो टिड्डा को सांप खाता है, सांप को मेढक, फिर घास, ये तो गलत हो गया। ठीक है, टिड्डा को मेढक फिर घास, ये भी गलत हो गया। घास को टिड्डा खाता है, यहाँ तक तो सही है, बट टिड्डा को डायरेक्टली सांप नहीं खाता, उसको मेढक खाता है, ये गलत हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, और मेढक को खाएगा सांप। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट याद रखिए क्वेश्चन, घास का 10%, मात्र घास का ऊर्जा का 10% किसमें जाएगा, टिड्डा का, और टिड्डा का 10% ऊर्जा मेढक में जाएगा, मेढक के 10% ऊर्जा किसमें जाएगी, सांप में जाएगी। इसको बोलते हैं लिंडमान का 10% का ऊर्जा का नियम। ठीक है, तो 10% का ऊर्जा का नियम किसने दिया, लिंडमान ने दिया। इसके अनुसार क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो 10% के नियम से ही होता है। ठीक, क्लियर है। और याद रखना ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, यहाँ से जो यहाँ पर ऊर्जा आएगी, यहाँ से वो एक दिशी होता है, ऊर्जा ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, सांप को घास नहीं खाएगा, मतलब सांप से घास को ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशीय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। तो यहाँ पर देखो रिन्यूएबल सोर्स कुछ पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो देखो ऊर्जा संसाधन क्या होती है, ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन, और एक होता है अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन। तो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन किसको कहते हैं, तो याद रखिए ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, एक बार प्रयोग किया उसका पुनः रीयूज कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा के संसाधन को नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ऐसे को क्या कहते हैं, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन में क्या क्या आती है, तो देखिए इसमें आता है आपका सौर ऊर्जा। क्या आता है, सौर ऊर्जा एक नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है, एक बार यूज करते हैं, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा क्या होती है, एक नवीनीकृत ऊर्जा के
की संसाधन होती है। उसके बाद आज याद रखिए जल ऊर्जा, जो हाइड्रो पावर होती है, जल ऊर्जा वो भी एक नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन है। जल में क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा होती है, तो जब तक समुद्र रहेगा तब तक ज्वार भाटा उठते रहेंगे। तो ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं, नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन होते हैं। अनवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन में याद रखिए इसमें क्या होता है, अनवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन में आपका इंपॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल होता है। इसमें जीवाश्म ईंधन क्या होती है, तो एक अनवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन है। इसमें जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, तो याद रखिए आपका कोयला, आपका डीजल, पेट्रोल, ये सारे के सारे क्या हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये अनवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन है। एक बार इसका यूज कर लेंगे तो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके अनुसार देखिए कोयला तो ये क्या है, अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। नाभिकीय ऊर्जा भी, ठीक है, नाभिक में जो प्रयोग होते हैं यूरेनियम, थोरियम, ये भी क्या है, अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। पेट्रोल भी नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है। तो याद रखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत को क्या बोलते हैं, ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। उसके बाद देखिए 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब हम लोग, 5 जून को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो याद रखना विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, दिवस मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ओजोन परत पूछा गया है, तो ओजोन परत के बारे में इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं देख लेते हैं। तो ओजोन परत क्या है, तो एक ऑक्सीजन का यौगिक है। क्या है, ऑक्सीजन के यौगिक है। फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन परत के बारे में याद रखिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे बनाते हैं। उसके बाद याद रखना ओजोन परत क्या करता है, तो ओजोन परत कहाँ पर होता है, तो देखिए ये समताप मंडल में होता है। समताप मंडल, ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है। कितने से कितने रेंज पर होता है, तो 15 से 35 किलोमीटर। हम लोग पृथ्वी से कहाँ जाएंगे, 15 से 35 किलोमीटर ऊपर में जाएंगे तो समताप मंडल मिलेगा, वहां पे क्या होती है, ओजोन होती है। उसके बाद याद रखिए ओजोन परत करता क्या है, पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, भूमि तक आने से रोक देता है। यदि ये ऐसा नहीं करेगा तो भूमि में चर्म रोग बढ़ जाएगी पराबैंगनी किरणों के कारण, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार लगा के रखिएगा, ओजोन में कौन सी गंध आती है, तो याद रखना ओजोन में सड़े मछली की गंध आती है। सड़े मछली की गंध बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सड़े मछली की गंध किस में आती है, ओजोन से आती है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सड़े अंडे की गंध किस में आती है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, ठीक है, तो कौन सा इनमें से पारा है, सीसा है, कैडमियम है, ऑक्सीजन है, कौन सा है जो हमारे मोटर कार से ज्यादा निकलता है और मानसिक रोग पैदा करता है। तो यहाँ पर देखिए मरकरी तो नहीं होगा, मरकरी क्या करता है, ये मिनी माता रोग पैदा करता है, मिनी माता रोग। तो मिनी माता रोग किससे होता है, तो मरकरी से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद याद रखें मिनी माता रोग इससे होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर तो नहीं होगा। लेड से क्या होता है, तो लेड से मानसिक विकार पैदा होती है, और सबसे ज्यादा हमारे वाहन से सर्वाधिक क्या निकलता है, तो लेड निकलता है। यही ये मानसिक रोग का कारण बनता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैडमियम से क्या होगा, तो कैडमियम से होता क्या है, तो देखिए यहाँ से इटाई रोग होता है, इटाई रोग, ठीक है। कैडमियम की विषाक्तता के कारण इटाई डिजीज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन ये कोई भी प्रदूषक नहीं है, ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, ठीक है। ये क्या करता है,
जलने में सहायक होता है, प्राणवायु है, तो ये इसमें कोई भी प्रदूषक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान कहां पर है? तो यहां पे दिया है शिमला, नई दिल्ली, देहरादून, कटक। तो देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्था कहां है? शिमला में नहीं है। शिमला में क्या है? शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो शिमला में है। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में। देहरादून में क्या है? ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? तो आपके देहरादून है। और कटक में क्या है? कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र। कटक में क्या है आपका? चावल अनुसंधान केंद्र। चलिए, इसके बाद आपके लिए एक और कमेंट सेक्शन पे बताइए, नई दिल्ली में इसके अलावा और कौन कौन से संस्था हैं, मौजूद हैं? ठीक है, जो एग्जाम पे पूछा जाता है, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। क्लियर है? चलिए, ये आज का हमारा पर्यावरण का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।